अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग? ठीक ठाक। हमारा सब्जेक्ट अकाउंटिंग और जिसके अंदर टॉपिक चल रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर बैलेंस शीट। आज हम बैलेंस शीट जरा कॉम्प्रिहेंसिव सीखेंगे, सही कि जो कंपनी अकाउंटिंग हो कहाँ कहाँ काम आ रही होगी। मिसाल के तौर पर सेकेंड ईयर के अंदर इश्यूएंस ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर का एक सवाल आता है, उसके अंदर अगर कभी बैलेंस शीट बोल दी गई तो वहां पर ये तमाम चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसी तरीके से बीकॉम फाइनल के अंदर उसमें तो कंपनी अकाउंटिंग के बहुत सारे सवाल होते हैं, सही है, बल्कि सोल प्रोप्राइटरशिप का कोई सवाल ही नॉर्मली नहीं होता, तो लिहाजा उसमें तो आपको ये तमाम चीजें पता ही होनी चाहिए। लेकिन ये एक ऐसी बैलेंस शीट है जो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, बीकॉम पार्ट 1, बीकॉम पार्ट 2 एक दफा अगर आपने इसको देख लिया तो अब कभी भी कैसी बैलेंस शीट क्यों है आपको आती है। इससे वाली पहली बैलेंस शीट वो सारी क्लासेस के लिए लाजमी मौजूद थी ताकि वो एक उसूल समझ आए। अब यहाँ पर मैं मैक्सिमम चीजें डिस्कस कर रहा हूँ इन रिटर्न फॉर्म, ठीक, तो वो आपको फिर पिक्चर आपके दिमाग में बैठ जाएगी, तो फिर इंशाल्लाह कभी भी किसी भी किस्म का कोई सवाल आएगा आप आराम से ऐसे ओके की रिपोर्ट से करोगे, ठीक है। तो हम फटाफट बनाते हैं बैलेंस शीट। यहां से स्टार्ट कर लूं। एसेट्स और इक्विटीज, ठीक है। सबसे पहले कंपनी का नाम, अब कंपनी का नाम यहां पर लिख देता हूं। अब ये मैं कंपनी के हिसाब से बैलेंस शीट बनाता हूं, अलियन कंपनी नाम, ठीक है। क्या बना रहे हो? बैलेंस शीट कब बना रहे हो? दिसंबर 31, 2020, ठीक है। अब सबसे पहले आ जाओ एसेट्स। अच्छा, अब थोड़ा सा ये सुन लो कि बात लोग यूं करके भी करते हैं यार, अगर सोल प्रोप्राइटरशिप है तो उसमें असेट इधर और इक्विटी इधर, और अगर कंपनी अकाउंटिंग है तो इक्विटी इधर असेट इधर। तो नॉनसेंस की बात है, कोई ऐसे करने की जरूरत नहीं है, जैसे बनती है उसी तरीके से बने, वही असेट साइड इधर, वही इक्विटी साइड इधर। वो सिर्फ यूं इस वजह से कर लेते हैं, ऐसा बस देखते ही पता चल जाए, सही, वो तो नाम से ही देखते पता चल जाएगा किसका, ठीक है। तो उल्टी बनाने की कोई जरूरत नहीं, कोई ऐसा कोई कानून नहीं कि कंपनी ड्यू को यूं करके बनाया, ठीक है। असेट्स वही बनेगा, इक्विटीज वही। अब असेट्स में यहाँ पर मैं मैक्सिमम चीजें डिस्कस करूंगा जो कि नॉलेज के लिए आपके लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहले आता है करंट। सबसे पहले आता है करंट, ठीक है। अब करंट एसेट्स के अंदर क्या क्या चीजें आ रही होंगी? वही कैश, बैंक, दो चीजें, और इसके बारे में मैं लास्ट लेक्चर के अंदर भी डिस्कस कर चुका हूं। अगर सिंपल कैश एक ही है तो सिंपल आप कैश ही लफ्ज लिखें, और बैंक है तो लफ्ज सिर्फ बैंक लिखें। एंट्री पास करते हुए और टी अकाउंट पास करते हुए तो लफ्ज यही आएंगे, कैश या बैंक, ठीक है। टी अकाउंट में भी कैश या बैंक, एक हो या दोनों हो। रिपोर्ट करते हुए नहीं, ट्रायल बैलेंस बनाते हुए, बैलेंस शीट बनाते हुए, उस वक्त अगर एक है तब भी वही कैश है तो कैश, बैंक है तो बैंक, ठीक है। लेकिन दोनों है तो फिर कैश होगा तो लफ्ज कैश इन हैंड, और बैंक होगा तो लफ्ज का इस्तेमाल होगा
कैश एट बैंक। ठीक है, ये दोनों चीजें क्लियर है? ओके हो गया? मैं लास्ट लेक्चर में बता चुका हूं। उसके बाद किसकी बारी आती है? मार्केटेबल सिक्योरिटीज। मार्केटेबल सिक्योरिटीज, इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। मार्केटेबल सिक्योरिटीज क्या चीज है? जैसे आपने बॉन्ड्स वगैरह लेके रखी हैं, सही। इन्वेस्टमेंट, आपने बैंक में पैसे जमा करा दिए 1 साल 2 साल 3 साल के लिए, शेयर्स ले लिए, सब मार्केट में, ये क्या है? इन्वेस्टमेंट्स है। लेकिन ये सब क्या होनी चाहिए? विद इन 1 ईयर करंट। और फिर रिसीवेबल्स की बारी है। रिसीवेबल में सबसे पहले बताओ कौन सा? नोट, नोट्स रिसीवेबल। फिर बिल्स रिसीवेबल, फिर अकाउंट रिसीवेबल, और अकाउंट रिसीवेबल। अच्छा, ये सीधा सीधा 1 2 3 4। अब अकाउंट रिसीवेबल है, अलाउंस नहीं है तो डायरेक्ट आगे लिखते हैं। अलाउंस है तो थोड़ा सा पहले लिखें ताकि इसमें से क्या लेस किया जा सके? अलाउंस फॉर बैड डेट्स। बैड डेट्स भी कहते हैं, डाउटफुल डेट्स भी कहते हैं, बात एक ही। और ये डायरेक्ट इसी के आगे, ठीक है। इसके अलावा रिसीवेबल्स के बाद कोई और रिसीवेबल है? इंटरेस्ट रिसीवेबल, रेंट रिसीवेबल, कमीशन रिसीवेबल। तो मैं ये काम लिख देता हूं, कमीशन। कमीशन, ठीक है। कमीशन रिसीवेबल आ गया, रिसीवेबल की कहानी खत्म। फिर किसके बाद नंबर, किसका नंबर है? मर्चेंडाइज। उसके बाद किसका नंबर है? सप्लाईज। उसके बाद किसका नंबर है? प्रीपेड्स। सही। हमें यहां लिख नहीं रहा आगे, एडवांस टू सप्लायर, सही। बात एक ही है, प्रीपेड को। तो बताओ कोई इशू था? ऑलमोस्ट हमने यही चीजें पढ़ी थी। तो देखो फर्स्ट ईयर में भी यही पढ़ी थी, सेकंड ईयर में बीकॉम पार्ट में, बीकॉम फाइनल में भी। असेट के अंदर एसेट कोई कहानी कयामत नाज़िल नहीं हुई। अच्छा, उसके बाद फिक्स असेट की बारी आई है। फिक्स असेट में एक आध लाइन छोड़कर फिक्स असेट में सबसे पहले लैंड, इसमें तो डेप्रिसिएशन होता नहीं, डायरेक्ट आ गया। इसके अलावा कोई सी भी चीज हो, बिल्डिंग, मशीनरी, इक्विपमेंट, फर्नीचर, अगर अलाउंस हो तो थोड़ा सा पहले लिखेंगे और फिर इसमें से लेस हो जाएगा क्या चीज? अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। और फिर वो अलग से नीचे लाइन में लिखने की जरूरत इसी के आगे, ठीक है। चाहो तो अगर जगह हो गया अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन किसके ऊपर है? बिल्डिंग, तो बिल्डिंग लिखा आपने, ये है भी बिल्डिंग के ऊपर है। इसी तरह तो बहुत सारे अलग अलग हो सकता है, तो बार बार मैं और ले लेगा। फर्नीचर, इक्विपमेंट, मशीनरी, व्हीकल्स वगैरह सब इसी तरह, जिस तरह बिल्डिंग है उसी तरीके से ले जाए। हाँ, इनटेंजिबल एसेट्स, उसकी चाहो तो अलग से हेडिंग का, तो इनटेंजिबल एसेट्स, वरना कोई टेंशन की जरूरत नहीं, फिक्स एसेट के अंदर ही लिखो क्या क्या है। जैसे गुडविल, प्री-लायबिलिटी एक्सपेंस,
अब गुडविल क्या चीज होती है? वो क्या है? रेपुटेशन, वैल्यू। और प्रीलिमिनरी एक्सपेंस कौन से होते हैं? ऐसे एक्सपेंसेस जो अभी कंपनी स्टार्ट हुई ही नहीं है उससे पहले के खर्चे, जैसे मार्केटिंग कराई है, एडवर्टाइजमेंट करवाई है, प्रोस्पेक्टस छपवाए हैं, प्रिंटिंग करवाई है, सही। अभी बिजनेस स्टार्ट हुआ ही नहीं, तो ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है, तो ये हम इसको अपनी एज अ असेट मानते हैं, तो लिहाजा वो यहाँ लिखते हैं बैलेंस शीट कि मेरा असेट है, ठीक है। अगर इसको डायरेक्ट खर्चा मान लेंगे तो पहले सारी इनकम स्टेटमेंट में चला गया ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो ये तो बेड़ा गर्क कर देगा और जो एकदम शूट कर देंगे, नुकसान हो जाएगा, पहले साल है कंपनी नुकसान, तो कोई हमारे कंपनी के शेयर खरीदेगा कभी भी नहीं। तो लिहाजा प्रीलिमिनरी एक्सपेंस ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस है ही नहीं, तो लिहाजा ऑपरेटिंग एक्सपेंस में कभी भी इनकम स्टेटमेंट में नहीं आता। हाँ, आहिस्ता आहिस्ता इसको अमोटाइज करते हैं, जब आएगी इसकी कैलकुलेशन तो फिर बता आहिस्ता आहिस्ता देखो अमोटाइजेशन एक्सपेंस डेबिट करके फ्री एक्सपेंस को क्रिएट करते रहते हैं, ये डायरेक्शन से आहिस्ता 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 खत्म होता है। तो बताइए एसेट्स के अंदर कोई इशू नहीं आता, ओके की रिपोर्ट होगी। अब आ जाओ इक्विटीज। अब इक्विटी के अंदर अब ये चीजें हैं, नंबर 1 हेडिंग होती है अथॉराइज्ड। वो अगर सवाल में लिखे बोले तो लिखना है, नहीं बोले तो लिखने की जरूरत नहीं। अगर बोल रहा है तो कैसे लिखेंगे ये एथोराइज भी कहते हैं और इसको रजिस्टर्ड भी कहते हैं, सही। एथोराइज भी कहते हैं और इसको रजिस्टर्ड। अगर वो सवाल में बोल रहा है तो लिखे, मतलब लिखे। फर्स्ट करो उसने बोला है तो आप भी लिख दो। कितने हमारे पास फर्स्ट करा उसने 1 लाख शेयर, तो आपने भी लिखा 1 लाख शेयर। अब ऑर्डिनरी है तो ऑर्डिनरी को नॉर्मली ऑर्डिनरी होता है, हमें इतनी डिटेल नहीं दिख रहा। ऑर्डिनरी शेयर्स हैं और एक कितने का है 10 रुपये वाला, सही। एक कितने का 10 रुपये वाला, एक कितने का बन गया जो भी है 10 लाख। तो इस तरह लिखेंगे, लेकिन एक मैं रेड कलर से लिखूं ताकि आपको याद रहे। इस फिगर के नीचे आप डबल लाइन जरूर लगा दें। इसका मतलब ये वाला अमाउंट नीचे जब जैसे ये सारे अमाउंट जमा करेंगे, इसी तरह यहाँ वाले अमाउंट जमा करेंगे, ये वाला अमाउंट जमा नहीं करेंगे। ये अथॉराइज है, इख्तियारात सिर्फ हमारे, हमने इसका कुछ किया नहीं, ठीक है। तो अगर ये बोल दे तो लिखे, ना बोले तो ना लिखे, एज इट इज लिखा हुआ भी आ रहा होगा, ठीक है। तो है तो लिखे, नहीं है तो छोड़ो। नेक्स्ट मेन हेडिंग आती है शेयर होल्डर इक्विटी। शेयर होल्डर इक्विटी। अब शेयर होल्डर इक्विटी जिसको शी भी कहते हैं, SHE, शी, शेयर होल्डर इक्विटी। शेयर होल्डर इक्विटी या बाद लोग इसको क्या लिखते थे पेड अप कैपिटल, या बाद लोग इसको लिखते हैं इशूड पेड अप कैपिटल। सबकी कहानी एक ही, सही है। एक चीज होगी, मैं इंशाल्लाह जब वो शेयर्स की बारे में आएगा तो मैं बताऊंगा पेड अप कैपिटल किसको कहते हैं। बाद लोगों का कॉन्सेप्ट इससे मुताल्लिक भी खराब होता है, पेड अप तो समझते सारे पेड अप ही है ना, हर कैपिटल पेड अप कैपिटल नहीं होता। पेड अप कैपिटल होता है जिसकी वजह से आपने पेड किया वो पेड अप कैपिटल, यानी कैश पेड किया और आपने शेयर्स दिए हो, सही, वो पेड अप कैपिटल है। ऐसे शेयर्स बांटे जा रहे हैं स्टॉक डिविडेंड में, ऐसे बांट रहे हैं, वो पेड अप कैपिटल नहीं है। पॉइंट ऑफ व्यू जब ये बात आएगी कहानी तो फिर मैं ये समझाऊंगा। तो के बाद एक दफा सेकेंड ईयर के अंदर ये पूछा है सवाल के अंदर, पेड अप कैपिटल बताओ क्या है। इशूड एंड पेड अप अलग अलग चीजें हैं, ये दिमाग में रखना। बार ये जब आएगी कहानी तब मैं समझाऊंगा, अभी इसलिए धीरे धीरे जाने की जरूरत है। तो शेयर होल्डर इक्विटी, इसके अंदर मेजर 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 वैसे तो 2 बातें मतलब 3 करते हैं, क्या? शेयर कैपिटल, रिटेन अर्निंग या रिजर्व, ये सब इसके अंदर ही आता है, सही।
शेयर होल्डर इक्विटी लेते हैं, लेकिन बाद लोग रिजर्व की अलग से हेडिंग बना के उसमें लिखते हैं, तो आप भी वही लिख लें, कोई इशू नहीं है, अच्छा अलग से नजर आ रहा है, ठीक है। वरना इसकी एक प्रेजेंटेशन होती है रिटेन अर्निंग की, वो हर किसी को ये रिटेन अर्निंग की प्रेजेंटेशन नहीं आती, वरना आपने इतनी टेंशन नहीं लेना, आपने एक सिंपल सी, लेकिन मैं बताऊंगा जरूर कि ये चीज एक्चुअल में ये हो, ताकि नॉलेज के लिए अपने पास रखें। पेपर में आपने इसी तरीके से करने, जैसे मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। तो शेयर होल्डर इक्विटी के अंदर क्या क्या आएगा, ये नंबर 1 शेयर कैपिटल, एक चीज, शेयर कैपिटल। अच्छा, शेयर कैपिटल साथ साथ इसकी चीजें भी मैं बताते चले रहा हूं, कभी आ जाए तो वो कंफ्यूज ना हो। शेयर कैपिटल इसके ऊपर कभी प्रीमियम या डिस्काउंट भी होता है, तो अगर प्रीमियम है, सही, प्रीमियम भी है, फर्स्ट करो डिस्काउंट भी है, तो प्रीमियम में से डिस्काउंट को लेस करके आ गया, वरना कोई चुने डायरेक्ट आप प्रीमियम इसके नीचे लिखो, डिस्काउंट इसके नीचे लिखे, माइनस में लिखो आंसर तो या, लेकिन एक प्रेजेंटेशन के तौर पर इस तरीके से, या ऐसा लिख सकते हैं डिस्काउंट यहाँ लिखो ही, डिस्काउंट को यहाँ लिखने की बजाय यहाँ पर लिखो, बात तो एक ही, इस तरीके से यहाँ ब्रैकेट्स है, यहाँ नहीं लिख रहे आप ब्रैकेट्स, तो इसकी बजाय इक्विटी साइड पे लिखो, बात तो एक ही। इसी तरह ये भी फिगर यहाँ माइनस हो रहा है, तो यहाँ की बजाय वहां प्लस में लिखो, एक ही बात, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये प्रीमियम से ये दोनों चीजें हो गई, उसके बाद रिटेन, अब सिंपल बात तो क्या, रिटेन अर्निंग जब स्टेटमेंट बनाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग, मतलब मैं यहाँ पर भी एक्सप्लेन कर दूंगा थोड़ा सा, तो उसका जो एंडिंग बैलेंस है बस वो उठा के अपने यहाँ एक क्लियर के साथ कर, वरना एक स्टेटमेंट इसको रिपोर्ट करने की शक्ल क्या होती है, रिटेन अर्निंग कॉलम डाला, नहीं है अमाउंट लिखा, कॉलम डाला, फिर यहाँ पर लिखा आपने एप्रोप्रिएटेड फॉर, जितने भी रिजर्व होंगे ना वो सब यहाँ पर आएंगे, उन सबको जमा करा टोटल आ गया, फिर अनएप्रोप्रिएटेड जो रिटेन अर्निंग का एंडिंग बैलेंस था, सही, वो लिखा, उन दोनों को जमा करके आ गया, ये होता है रिटेन अर्निंग की स्टेटमेंट। रिजर्व की भी अलग से हेडिंग नहीं आती, लेकिन अभी मैं इतनी कॉम्प्लिकेशन के अंदर आपको नहीं डालना चाह रहा, एक सिंपल सी एक उसूल समझाना चाह रहा, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया मेरे लेक्चर को, तो इन बातों को 10 दफा रिपीट करके बनाकर एक्सप्लेन कर अपने आप को सेटिस्फाई करने की कोशिश जरूर करो, सही है। वरना तो यहाँ पर कौन सा बैलेंस आ जाएगा, बस स्टेटमेंट का जो एंडिंग बैलेंस आएगा वो उठा के लिख दिया, हिस्सा कर, बस, ठीक है। अब एक दो चीजें एक्स्ट्रा, कौन सा, यहां पर क्या करें, स्टॉक डिविडेंड्स, डिस्ट्रीब्यूटेबल भी यहां पर आता है, याद है जो एक की पास करते हैं रिटेन अर्निंग वाले सवाल के अंदर, क्या कि रिटेन एंड डेबिट, कैश डिविडेंड पेबल या स्टॉक डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेबल या स्टॉक डिविडेंड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड लिखते थे ना, तो वो भी शेयर होल्डर का आपका एक किस्म का शेयर कैपिटल का ही हिस्सा है, क्योंकि जैसे ही आपने पैसे दिए ये शेयर कैपिटल ही बन जाता है, सही है। तो ये इक्विटी का हिस्सा है, याद रखना, वरना लोग नॉर्मली क्या करते हैं, जिस तरह कैश डिविडेंड पेबल लिखते तो स्टॉक डिविडेंड के आगे भी पेबल लिखते थे, स्टॉक डिविडेंड पेबल, तो दिमाग में क्या था शायद ये दोनों करंट लायबिलिटीज है, वही गलती करते थे ना, ये गलती नहीं, स्टॉक डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेबल दैट इज अ पार्ट ऑफ इक्विटी, शेयर होल्डर इक्विटी, क्योंकि देखो ये बारीक बारीक बातें हमने बेसिक नहीं पढ़ी होती ना फर्स्ट ईयर ना सेकंड ईयर ना बीकॉम के अंदर, जब बीकॉम फाइनल के अंदर पहुंचते तो उसमें एक सवाल ही इसका आता है रेशो एनालिसिस के नाम से। अब वो रेशो एनालिसिस में ये छोटी छोटी बातें अगर मैंने सवाल के अंदर इस टाइप की चीजें दे दी डालकर
और फिर आपको रेशो बनाना होगा, रेशो के अंदर वहाँ चाहिए था शेयर होल्डिंग इक्विटी डिवाइडेड बाय फलाना डिवाइडेड बाय असेट करंट लायबिलिटी। अब आपको उनकी बारीकी का पता ही नहीं है, तो आप तो किसको किस में डाल देंगे, किसको किस में डाल देंगे, जो टीचर बोल रहा है उसमें डाल देंगे, ना टीचर को पता ना स्टूडेंट को पता, बेड़ा वगैरह का अकाउंटिंग का जो कि हो रहा है आजकल। तो खुदा एक एक टाइटल को गौर करो, समझो उसको, बड़ी बड़ी किताबों को लाजमी कंसल्ट करो, तो उनको देखो कि उसके अंदर क्या है, बनिस्बत इसके कि ये लोकल राइटर्स को पढ़े। इसका तो कि कोई क्या कह रहा होगा, कोई क्या कह रहा होगा, कोई क्या कह रहा होगा, लेकिन स्टैंडर्ड की किताब के अंदर आप देखोगे सब एक ही बात कह रहे हैं, सही। और वो जो होगा फिर कॉन्सेप्शनल बात होगी, ये नहीं अपनी दिल की बस ये चल रहा है, यहाँ टीचर गलत चीज़ को चेक करते तो आप भी गलत पढ़े, ऐसे बाहर नहीं होगा, ठीक है। तो स्टॉक डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट शेयर होल्डिंग इक्विटी की कहानी होगी, ओके हो गया यहाँ तक? अच्छा जी। अब ये अच्छा एक छोटी सी बात वैसी कॉमनली बता रहा हूँ कि जैसे स्टॉक डिविडेंड होता है तो इसके साथ इसी का एक काउंटर नैरेटिव भी खड़ा होता है, क्या कि जब स्टॉक डिविडेंड को अगर खत्म करते हैं और कुछ बाकी रह गए शेयर तो हम उसको कहते हैं अनक्लेम्ड शेयर्स। जैसे हमारा कहता है अनक्लेम्ड कैश डिविडेंड या अनक्लेम्ड शेयर्स कहता है। तो वो अनक्लेम्ड शेयर्स अगर आ रहा होगा तो अंडर स्टूडेंट स्टॉक डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेबल नहीं आएगा, क्योंकि वो तो पूरा का पूरा निल हो रहा होगा ना, और फिर बाकी के शेयर्स कैपिटल क्रिएट हो रहा होगा, फिर जो बचेगा अनक्लेम्ड बचेगा। तो याद रखो डिस्ट्रीब्यूटेबल या अनक्लेम्ड शेयर्स, इन दोनों में से कोई एक ही चीज सवाल में हो सकती है, दोनों चीजें बैक वक्त किसी एक सवाल में नहीं आ सकती, ठीक है। तो अगर स्टॉक डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेबल है तो वो इक्विटी का हिस्सा है, अनक्लेम्ड शेयर्स है। अब ये सवाल पैदा होता है अनक्लेम्ड शेयर्स ये क्या है भाई, वो भी शेयर इक्विटी का हिस्सा है, वो भी किसका हिस्सा होगा, इक्विटी का हिस्सा होगा अनक्लेम्ड, क्योंकि वो भी जैसे शेयर्स आ रहे हैं वो बंदे आएंगे उनको शेयर्स देते हैं, सही है, वो भी इक्विटी का ही हिस्सा। ये भी काउंट होगा, जब इक्विटी कैलकुलेट होगी तो अनक्लेम्ड भी काउंट करेंगे, अनक्लेम्ड शेयर्स का हिस्सा है, सही है। ये कस्टोडियन नहीं बन के बैठे हुए, लेकिन ये है शेयर्स, ठीक है। तो शेयर होल्डिंग इक्विटी ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब फिर मजीद हम आगे बढ़ते हैं रिजर्व्स की तरफ, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी की तरफ और करंट लायबिलिटी। यहाँ तक तो ओके हो गया, इसको पहले पक्का कर लो, क्या अल्लाह हाफिज़।